कितना लिखें? नॉलेज बूस्टर। चलो ले अब शांत हो जाओ, फटाफट खूब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, 1:30 बजे तक डॉट पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। चलो अब बातचीत बंद करो, फटाफट लिखो, काफी सारी बातें आज समझनी है। ये वाला सवाल करा हुआ है, इसको वापस समझा रहा हूं और इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। चलो तो करंट आ रही है 2 एम्पियर, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक ही सवाल से अपन काफी सारी बातों को समझने का प्रयास करना चाहते हैं। चित्र बना लीजिए, आपसी बातचीत बंद करिएगा। 11:55 है, 1:30 पर डॉट क्लास छोड़ूंगा। आराम से सर्किट, सवाल, क्वेश्चन यही करेंगे और बहुत आसान चीजें हैं, बढ़िया तरीके से काम तैयार हो जाएगा। देखें, ये करंट आई 2 एम्पियर। अब आप सोचिए करंट यहां आके रुक जाएगी। कितने रास्ते हैं भाइयों? 2 रास्ते हैं, एक ऊपर और एक। ये देख के थोड़ी ना जाएगी, इस पूरे का 5 ओम है, इसका 5 ओम है, बराबर बराबर है, करंट आधी आधी बढ़ जाएगी। बोलो, ये बात अपन कल बात कर चुके थे। अगर मैं आपको कह दूं यहां मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं, वोल्ट मीटर लगा दिया यहां मैंने ए और बी के बीच में, और आपको कहूं फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो सर ये भी आपने कल सिखाया था कि वोल्ट मीटर जिन किनारों पर लगा होता है उन किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन से रास्ते से चलें, ये भी आपने भी सिखा दिया, तो कोई भी रास्ता ले लो, ए से बी ये रास्ता ले लो, भले ही किसी भी रास्ते से चलो आंसर आता है। करो देखो, कल कराया था, याद है कि आपको? एक बार करके चेक करो, नहीं तो वापस समझाता हूं। तो VA, ध्यान देना, खबरदार, सावधान, आप जा रहे हो नीचे, करंट ऊपर, प्लस I इंटू R, नीचे I इंटू R बराबर VB, तो VA माइनस VB 1 वोल्ट। सर ये तो आपने रिवीजन करवा दिया, वैसे इतना टाइम कठिन चल रहा है सिलेबस के, पता ही नहीं आप रिवीजन पे आ रहे हो। ये भी कैसे, मतलब आप उल्टे ही चल रहे हो, या तो भागा दौड़ी में फटाफट करना चाहिए, आप उन सबको नकारते हुए आप रिवीजन पे ध्यान दे रहे हो। कल वाली बात वापस समझा दी। अब इसमें एक सवाल और बनता है, जरा सोचो, VA माइनस VB प्लस आ रहा है बच्चों, VA माइनस VB का आंसर +1 आ रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन, VA या VB? VA। ये बात भी ठीक है। अब यही सवाल पास में फिर से लिखिए, कुछ इस अंदाज से पूछा जाता है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, यदि इनके बीच में एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया जाए, यदि A और B में एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया जाए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बताइए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बताओ। अब आप खुद बताओ, जब VA इज ग्रेटर देन VB है
तो ए हाई पर हो गया ना, इसका मतलब ए हाई पर है और बी लो पर है। तो बताओ करंट कहां से कहां जाती है, हाई से लो। तो करंट फ्लो करेगी ए से बी की तरफ। दोनों आजू बाजू सवाल लिखिए, वही है, सब डेटा वेटा सब कुछ वही है। अब ये तो है इसका वास्तविक तरीका, पर ये सवाल बहुत पॉपुलर है। तो अब मैं इसका एक शॉर्ट जुगाड़ आपको सिखाता हूं कि जल्दी इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कि बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व हो जाएगा। कि कैसे आप बता सकते हो कि कौन करंट की दिशा कहां से कहां होगी। ये तो तरीका है कि करंट कहां से कहां जाएगी, बताइए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आपको पता चल गया ए हाई पर है, बी लो पर है, तो करंट की दिशा हो गई हाई से लो। अब इसका शॉर्ट जुगाड़ क्या है वो देखिए, ये नोट कर लिया क्या सभी ने, जल्दी आओ फटाफट। ईएलपी नंबर 6-7 आ चुकी है, भैया को मना कर रखा है कि यार इनकी 3 4 5 होगी, तब बच्चा खुद आके मांगेगा तब देंगे, है ना। अभी मना कर दिया है कि अभी आप 10-15 दिन मत देना, 6-7 रख लेना, है ना। जबरदस्ती प्रेशर बढ़ता है यार, इसलिए उनको मना कर दिया है कि इनको यार पहले करने दो, जब ये खुद मांग लें कि हाँ भैया अब हमारी हो गई है, भैया प्लीज हमें ईएलपी नंबर 6 दे दीजिए, तब वो दे देंगे, ठीक है। चलो, तो करंट आ गई। अब इसका शॉर्ट तरीका देखिए। अब आप किसी भी सवाल में बता सकते हैं, आएगी फिजिक्स तो वहीं से जो अपन ने अभी सॉल्व करी है, पर इसको एक सीधा याद भी कर सकते हैं। ये पी क्यू, ये आर एस, ये ए बी, व्हीटस्टोन जैसा आपको दिख रहा होगा। अगर P बटे Q का रेशियो, लेफ्ट आर्म का रेशियो छोटा है किससे, राइट आर्म से, तो ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा। ऊपर वाला टर्मिनल हाई पर होगा, इसका मतलब करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B if a connecting wire is joined between A and B। क्यों का जवाब तो पीछे का न्यूमेरिकल है, पर अब वही सवाल बगैर पेन चलाए आप कर सकते हैं। वही क्वेश्चन, मैं वही डेटा फिर ले रहा हूं। दो ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अब आप मस्ती से चेक करो, पहले लिख लो, पूरा समय लो और आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा है, चैप्टर खत्म होने की स्टेज पर है, केवल एक कॉन्सेप्ट बचा है। कल जो शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट, बल वाले सवाल, हीट डिसिपेशन वाले सवाल, आराम से खत्म हो जाएगा। एक ईएलपी और आएगी 25 से 30 सवाल की, 6 ईएलपी है, ऑन एन एवरेज 20, 25, 30 सवाल हैं सब में, तो यही 130, 140 सवाल हैं। और ये 130, 140 आपने रिपीट कर लिए 2 बार 3 बार, तो बढ़िया हो जाएगा। जेई मेन के इस साल का जो वेटेज है कंडक्टिविटी का 10% है। 10% का मतलब समझते हैं आप, 30 क्वेश्चन आए थे उनके, 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में फिजिक्स में, तो 3 सवाल कंडक्टिविटी के, 3 सवाल। आप सोचो 10% वेटेज केवल करंट का, अपना वेटेज लें तो 50 का 10% 5, और 5 ही आ रहे हैं। पिछले 4 साल का एवरेज देख लो, 5 आ रहा है। बहुत कैलकुलेटिव पेपर बनता है, तो इसलिए आपको कह रहा हूं 10% वेटेज है। और चैप्टर कितना छोटा है, 7वें 8वें लेक्चर में तो आ गए हैं, और चैप्टर हम कह रहे हैं कि खत्म, वाइंड अप स्टेज में आ चुका है।
तो भैया 10%। ऐसा ही स्टेज है मॉडर्न का, ऐसा ही ऑप्टिक्स का। तो जेई मेन का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, अभी लेटेस्ट सब एनटी के ओरिजिनल पेपर आ गए। अभी 2-3 दिन बाद थोड़ा फ्री होकर एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा संडे को, आप देखना कि किस चैप्टर में क्या वेटेज रहा। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा यार मैकेनिक्स का क्या वेटेज है, थर्मल का क्या वेटेज रहता है, एसएचएम वेव का। एग्जैक्ट वो कंट्रोल कॉपी पेस्ट नहीं होता, पर उससे एक आइडियोलॉजी बनती है कि ऑल इंडिया लेवल पर पेपर सेटिंग किस प्रकार हो रही है, माइंडसेट क्या चल रहा है टीचर्स का, उसे एक आइडिया लगता है। आइडिया लेना चाहिए, स्मार्टनेस तो यही कहती है। चलो अब इस सवाल को देखो क्या कहता है। इसका रेशियो, लेफ्ट आर्म का रेशियो लो 2/3, राइट आर्म का रेशियो लो 3/2, 2/3 0.67, 3/2 1.5। तो क्या ये बड़ा है? देखो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पे, इसका मतलब ए हाई पर। और बताओ अगर ए हाई पर है तो करंट कहां से कहां? ए से बी। क्यों का उत्तर ये रहा, ये क्यों का उत्तर है। पर अगर सिर्फ वो यही पूछ रहा है कि करंट की दिशा बताओ, तो यार क्यों सॉल्व करेंगे, इस शर्त से ही निकलकर आ जाएगी। देख लो अच्छा उल्टा नहीं बता रहा, दोनों लिखवा भी नहीं रहा, वो खुद सोचिए अगर P/Q R/S से बड़ा आ जाए तो नीचे वाला हो जाए। दोनों लिखोगे पक्का परेशान हो जाओगे, ऊपर वाला आई है या नीचे वाला आई है। एक लिखो उसको सटीक याद करो कि P/Q छोटा होता है तो करंट ऊपर से नीचे जाती है। परीक्षा में उल्टा भी याद कर सकते हैं ना, जैसे अपन ऑप्टिक्स में बोलते थे कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेयर होना, अगर डेंसर होगा तो पावर नेगेटिव होगी यार। पर हमने ये सेंटेंस कभी लिखा ही नहीं, हम तो केवल एक ही बात बोलते हैं कॉन्वेक्स की तरफ रेयर तो पावर पॉजिटिव। दोनों बोलोगे तो परेशान हो जाओगे, एक बोलो उल्टा आ जाएगा तो अपने आप ही माइनस आ जाएगा ना भाई, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए अब लिखते हैं डिफ्लेक्शन टाइप मीटर। गैल्वेनोमीटर and its conversion into a meter and voltmeter। छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का, तसल्ली से करेंगे न्यूमेरिकल के साथ तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। फिर आज मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, पोटेंशियोमीटर हट ही गया है। सबसे पहले आइए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो हम ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट में मैं आपको डिटेल में बढ़िया समझा रखा हूं, अभी आपके पेपर में भी आया था तो आपने रिवाइज भी किया होगा। इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सिलेबस में है, कटा नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं कटा, टेंजेंट अलग है। मूविंग कॉइल में तो क्या था याद है, करंट पास करते हैं तो टॉर्क लगता है, टॉ बराबर बिना साइन थीटा, उस टॉर्क के कारण कॉइल घूमती है, याद करिए। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर याद है, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है आईजी, एक होता है आरजी। आईजी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, लिखना शुरू करिए, बहुत मन से पढ़ेंगे धीरे धीरे। और आरजी होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये वाली बात वहां नहीं पढ़ी थी, ये समझते हैं क्या होता है आईजी और आरजी। तो पहली सोच तो यही टूटा फूटा याद आ जाए तो अच्छी बात है कि सर वो क्या होता है, करंट पास करते उसमें डिफ्लेक्शन आने लग जाता है, क्यों आता है। अब इसके पीछे की कहानी सुनो, करंट पास करते हैं,
तो कॉइल में क्या पैदा होता है? टॉर्क। टॉर्क की वजह से कॉइल घूमती है और उससे कौन जोड़ा रहता है? पॉइंटर। कॉइल के घूमने से पॉइंटर घूमता है, इसलिए देखो इसका नाम क्या, ऊपर देखो कितना सुंदर नाम है, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर। करंट के पास होने पे कॉइल में क्या पैदा होता है? डिफ्लेक्शन। कॉइल घूमती है, उससे पॉइंटर घूमता है। ठीक बात है। अब ये क्या है? आईजी। ये दो गैल्वेनोमीटर के पैरामीटर्स होते हैं, आईजी और आरजी। आरजी तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या है? दो तीन बार बोलो। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसका मतलब जब आईजी करंट पास कर दोगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन समझते हैं? जैसे आपने एक्टिवा चलाई हो, देखा हो स्पीडोमीटर, तो उसमें लिखा रहता है ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक होती है। कार में 200, 220 तक होती है। अपनी स्केल में भी तो मार्किंग है। छोटी स्केल 6 इंच की होती है, 15 सेंटीमीटर। कभी आपने बड़ी स्केल भी खरीदी हो, याद करो, वो 12 सेंटीमीटर, 12 इंच की होती है, 30 सेंटीमीटर। तो मार्किंग होती है उसमें, मार्किंग। तो जैसे उस स्केल का मैक्सिमम कितना मेजरमेंट है छोटी स्केल का? 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। इसका मैक्सिमम कितना है? आईजी। आईजी पास कर दोगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। जनरली एक रफ आइडिया लेता हूं, आईजी है 10 मिली एम्पियर। इसका क्या मतलब है 10 मिली एम्पियर का? थोड़ा शब्दों में बोलोगे तब कनेक्ट कर पाओगे। क्या मतलब है 10 मिली एम्पियर का? इसका मतलब जब 0.01 एम्पियर करंट पास की जाएगी तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। थोड़ा महसूस करिए, सीधा फॉर्मूले रटोगे ना सवाल की फील ही नहीं आएगी। ये गैल्वेनोमीटर है, ये इस पे मार्किंग है, ये इस पे मार्किंग है, सबसे इधर क्या लिखा हुआ है? 10 मिली एम्पियर। सबसे इधर लिखा हुआ है 10। जैसे ही 10 मिली एम्पियर पास करोगे टक, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कहां पे आ जाएगा? 10 पे। दिस इज कॉल्ड आईजी। 0.01 एम्पियर पास करते ही उसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। पर यार 10 मिली एम्पियर से तो काम कैसे ही चलेगा? हमें तो करंट सर्किट में एम्पियर नापनी होती है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो सब 10 एम्पियर फ्लो करा दो ना। 10 एम्पियर फ्लो करा दोगे तो जल जाएगा। इसकी औकात ही कितनी है? 0.01। 1 एम्पियर पास करा दोगे तो कॉइल ही जल जाएगी। इसका मतलब इससे हम बड़ी करंट को मेजर, फिर हमारे वैज्ञानिकों ने रास्ते निकाले। नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। पहले इसको पढ़ो, समझो कि यार हमें अमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। पहले मुझे बताओ अमीटर करता क्या है? अमीटर करंट मेजर करता है, ठीक बात है। हमारे सर्किट में अमूमन करंट होती है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर इसमें फ्लो करा दूंगा ना, जल जाएगा। क्यों? इसकी औकात कितना सहन करने की है? मिली एम्पियर। और आपने 5 एम्पियर करा दी तो कॉइल, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बड़ी करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो फिर अब हमें कुछ जुगाड़ लगाने पड़ेंगे ताकि यही गैल्वेनोमीटर किसमें बदल जाए? अमीटर। आओ लिखते हैं, लिखिए। पहले इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो किसी गैल्वेनोमीटर के कितने पैरामीटर ध्यान होने चाहिए? 2, आईजी और आरजी। आईजी का नाम बोलो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आरजी का बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है साहब, करूं? नेक्स्ट कर दूं क्या? लिखें, अब हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब देखना, सुनना, मेरा एम है 10 एम्पियर मेजर करना या 5 एम्पियर मेजर करना। सुनते जाइएगा, एक डेटा से समझा रहा हूं
किताबी भाषा तो समझ में कम आएगी। 10 एम्पियर मेजर करना है। पहला तो बताओ, सीधा 5 एम्पियर या 10 एम्पियर लगा दूंगा तो गैलोमीटर उड़ जाएगा। अब मैंने होशियारी क्या की देखना, ये तो है गैलोमीटर, इसके पैरेलल में एक रास्ता निकाल दिया, पतली गली। उस पतली गली को बोलते हैं शंट। इस पतली गली से फायदा क्या हुआ, सुनना। अपनी 5 एम्पियर करंट फ्लो करानी है, सुनना, बनाना मत। ये 5 एम्पियर आई, इसमें से यहां कितनी भेज दोगे, 0.01, बची हुई 4.99। इससे क्या हुआ, ये भी नहीं चला, पूरी 5 एम्पियर भी पास हो गई, और ये जैसे 0.01 पे आएगा इसमें डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा। फिर पता है क्या करूंगा, इस स्केल को यहां से हटाऊंगा, एक नई स्केल लगा दूंगा, और यहां होशियारी से क्या लिख दूंगा, 5। क्योंकि उस ब्रांच में 10 मिली एम्पियर जाते ही वो तो तक फुल पे आ जाता है, और फुल पे छपा हुआ क्या है, 5। आप क्या कहोगे, सर करंट कितनी है, 5। कल को ये आधी हो गई, कल को ये आधी हो गई, तो दोनों करंट आधी आधी हो जाएंगी, और आधी आधी होते बताओ क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन आधा आएगा। आधा आएगा तो वहां 2.5 लिखा हुआ है। थोड़ा सा कठिन है, पर ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये क्यों लगाया पैरेलल में, ये समझ में आया क्यों। यहां कितनी भेजेंगे, 0.01। सर ये कैसे आपको पता, यहां 0.01 ही जाएगी, ज्यादा चली गई तो, वो तो अभी मैं एस की वैल्यू निकाल लूंगा, एस की वैल्यू मैं निकाल लूंगा कि मुझे वहां 0.01 ही भेजनी है, उतना ही एस ऊपर लगाऊंगा। आज मुझे कंपनी में बनाना है तो पहले मैं रात को एस की वैल्यू निकाल के जाऊंगा 50 ओम, और फिर कल कह दूंगा कारीगर को कि भैया 50 ओम के वायर क्या लगाते जाओ पैरेलल में। अपने आप इंस्ट्रूमेंट किस में बन जाएगा, अमीटर। क्योंकि जब जब 5 आएगी तब तब यहां कितनी, 0.01 आते ही बताओ इसका क्या हालत होगी, ये तो कहेगा फुल स्केल पे आ जाएगा, और फुल स्केल वाली स्केल को मैं मिटाकर 5 एम्पियर लगा दूंगा। हेलो, ऊपर से गया, वापस देख, वापस, कोई टेंशन नहीं है अपने, वापस। ये आई, दिस इज आई, व्हाट इज आई, रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ, जितनी रेंज का मुझे बनाना है। बताओ मेरी रेंज है 0 से 5, इसका मतलब मुझे कितने करंट का बनाना है, 5 एम्पियर करंट वो मेजर कर सके। वापस सुनो बिंदास, कोशिश करते हैं समझने की, एफर्ट लगाएंगे क्यों नहीं आएगा यार। आई करंट आई, इसकी अधिकतम औकात बताइए, आईजी। तो मुझे तो यहां आईजी करंट भेजनी है, तो यहां चली गई आईजी, और ऊपर आई में से आई माइनस आईजी। अब मैं खुद निकाल लूंगा, एस की वैल्यू मैं ऐसी सेट करूंगा कि यहां हमेशा ही क्या जाए, आईजी चली जाए। यस और नो। अब बताना ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज V1 बराबर V2। यहां का वोल्टेज बताओ, I इंटू आर, आई जी, आर जी। ऊपर का वोल्टेज I माइनस आई जी इंटू एस, एस सही है, तो आई जी आर जी अपॉन आई। याद करने का ही है, पर 7-8 मिनट समझा ना तो थोड़ा कच्चा पक्का तो घुसा कि गैलोमीटर ही क्या बन गया, अमीटर। आपने होशियारी से उसके पैरेलल में क्या लगा दिया है, वायर। इस पतली गली को बोलते हैं शंट, और शंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वायर होता है। सोचो क्यों लो रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ज्यादा करंट ऊपर से जाना पसंद करे, बस। अब कल को अगर वहां 5 नहीं आई, 2.5 एम्पियर ही आई, तो बताओ क्या होगा, वहां आईजी नहीं जाएगी, आईजी बाय 2 जाएगी, तो डिफ्लेक्शन फुल नहीं आएगा, हाफ आएगा। हम भी चाहते हैं हाफ आए 2.5 पर। थोड़ा समझिए, बात इंटरेस्टिंग है। सिर्फ किताबी भाषा बोलनी है तो किताब में तो यही लिखा हुआ है, आंसर आ जाएगा। पर आपको समझ में आए कि यार गैलोमीटर ही क्या बन गया, अमीटर बन गया।
गैल्वेमीटर ही अमीटर बन गया। इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो, इसलिए आपको डेरिवेशन करवा रहे हैं, नहीं तो मैं सीधा फॉर्मूला भी लिखा सकता था, सीधे फॉर्मूले में आप फील नहीं कर पाते, इसलिए डिराइव करके कहा यार तसल्ली से डिराइव हो जाए, एक एक बात समझ में आ जाए। सिलेबस में आपको रोज पीठ पे हाथ रखता हूं, थपथपी करता हूं कि सिलेबस की परेशानी मत करिए, सब करा देंगे, सब हम लोग सोच रहे हैं, कहीं की दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि ना पॉइंट ये है कि अपन को ना समझ में आ जाए, सवाल बन जाए, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए, क्या एस की बात क्लियर? कभी कभार अच्छा, इस पूरे उपकरण को क्या बोलते हैं? अब ये पूरा उपकरण बॉक्स में डालकर इसको क्या बोल देंगे? अमीटर। क्या बोल देंगे? अमीटर। कभी कभार वो कहता है इस अमीटर का रेजिस्टेंस बताओ। दो अलग अलग बातें हैं, एक तो पूछे एस बताओ तो अलग बात है, अब बताओ ये पूरा मीटर है, कोई अमीटर का रेजिस्टेंस बता सकता है? ये तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में याद करो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो होता है दोनों पैरेलल में। IG नहीं, RG इंटू S अपॉन RG प्लस S, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। दोनों बातों में अंतर है। केवल मैं आपसे पूछूं शंट बताओ, परेशान मत होना, शंट बताओ, तो शंट होता है S, IG RG अपॉन I माइनस IG। मैं आपको कहूं पूरा रेजिस्टेंस बताओ तो ये एक एक टर्म के साथ दोस्ती करो, यहां से I, इधर IG, जितना आपको डेरिवेशन क्लियर होगा ना उतना न्यूमेरिकल में पकड़ बढ़ेगी। आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड ऐसा दिखना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि देखो सर गैल्वेमीटर है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, करंट आई सर यहां अपनी मजबूरी IG भेजना, ऊपर I माइनस IG, दोनों पैरेलल में है, ऐसा आ गया। वो पूछे इस पूरे उपकरण का रेजिस्टेंस बताओ, ये पूरा उपकरण क्या कहलाता है? अमीटर। दोनों पैरेलल में है, पैरेलल कहलाता है। देख लो, ये जाएगा शॉर्ट नोट में, ये जाएगा शॉर्ट नोट में पूरा। आई क्या है? आई रेंज ऑफ अमीटर, आई है रेंज ऑफ अमीटर। बताओ कुछ आई क्लैरिटी आई? अच्छा जरा सोचो, एस लो है या हाई है? एस लो है, और सोचिए पैरेलल में लगाया है तो आंसर तो इससे भी कम आएगा, क्योंकि पैरेलल में लगाने से मिनिमम आता है, तो जब ये लो है तो उत्तर इससे भी कम आएगा। तो इसलिए कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर लो होता है या हाई होता है? लो से लो रखना चाहिए, और अगर आइडियल हो तो आइडियल का जीरो होता है, जीरो तो संभव नहीं है, तो इसको भी नोट लगा के लिख लो। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज जीरो, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। और practically the resistance of the meter is to be kept, resistance of the meter is to be kept as low as possible। जितना लो रख सकते हैं उतना लो रखा जाता है। Practically resistance of the ammeter is to be kept as low as possible। अगर आपने ये समझ लिया वोल्ट मीटर इसका उल्टा है,
यहां पैरेलल में लगा रहे हैं, वहां सीरीज में लगेंगे। यहां आइडियल का 0 है, वहां आइडियल का इनफाइनाइट होगा। यहां रेजिस्टेंस लो से लो रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से हाई। बिल्कुल विलोम शब्द, विलोम शब्द, सफेद काला, सही गलत, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, इसे बोलते हैं विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है, जबकि समान अर्थ आ जाता है उसे पर्यायवाची कहते हैं। अलग अलग होता है, हाँ, विलोम अलग होता है, पर्यायवाची। एक होते हैं अनेकार्थी, एक ही शब्द के, चलो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लिखो, हैंड डालो। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। मैंने सारे सब्जेक्ट को एक नजर से देखा है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपको लगता है मेरी केवल फिजिक्स बर्बाद है, ऐसा नहीं है। हाँ चलो, मजाक है, ऐसा भावनात्मक मत होइए, है ना। चलिए, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। चलो आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, लिखो कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। लिखिए पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट आइडियल वोल्ट मीटर। ले फटाफट लिखेंगे। पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। अब खुद बोलो, वहां 0 था तो यहां इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। भैया सीधा सवाल पूछा जाता है, 7-8 सवाल तो थ्योरेटिकल मिल जाते हैं जो सीधे टिक करने के होते हैं भाई। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। दूसरा, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, practically resistance of the voltmeter is to be kept as high as possible, is to be kept as high as possible। तो जरा खुद सोचो, अगर मुझे हाई करना है तो सीरीज यूज करूंगा या पैरेलल? बहुत बढ़िया, देख सीरीज में लगाया। और सीरीज में भी हाई लगाऊंगा या लो? बिल्कुल उल्टा है, कोई एक समझ लो। शंट पैरेलल में लगता था, ये देख यहां सीरीज, शंट लो होता था, यहां हाई, खत्म। बिल्कुल उल्टा चलेगा। और इस पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। अब मैं आपको इसको भी डिराइव करके दिखा रहा हूं, आराम से आप समझिए, बहुत रिलैक्सिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। चैप्टर आसान है, 10% वेटेज मायने रखता है, 5 सवाल आउट ऑफ 50 तो मायने रखते हैं। अच्छे से आपको करना चाहिए, आसान भी है। चलो, ओम्स लॉ, V बराबर IR रटा हुआ है, यहां लिखा रटा हुआ। अब V तो V है, I बता, I बता, IG, R दोनों सीरीज में है, RG प्लस R। मुझे R फाइंड करना है, तो IG को नीचे भेज दो, V अपॉन IG। RG को उधर भेज दो, V अपॉन IG माइनस RG। सही है। अब अच्छा, कोई आपसे पूछे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बताओ, खुद बताओ, कोशिश कर। दोनों सीरीज में है ना, ऐड हो जाएगा, RG प्लस R।
एक लैंग्वेज पढ़ना, एक वोल्ट मीटर बनाना है 0 से 5 वोल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 5 वोल्ट मतलब कितना मैक्सिमम पड़ सकता है? 5। तो जो यहां V है वो V कितना है? 5 वोल्ट, विच इज कॉल्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ये लिख लीजिएगा, इस सवाल में काम आता है। छोटा सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बस आपको फील आनी चाहिए कि हो क्या रहा है वो गैल्वेनोमीटर ही, पर आपने होशियार से उसको अमीटर भी बना दिया और वोल्ट मीटर भी बना दिया। पढ़े आगे? चलो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखता हूं। आओ जल्दी आओ। देखें, लिखें, if deflection in the galvanometer is 0, deflection in the galvanometer is 0, then calculate the value of resistance R. डायग्राम बना लीजिए। ये इस साल का सवाल है, ऑलरेडी पहले भी आया हुआ है, लास्ट ईयर के ईएलपी में भी है, रिपीटेड सवाल है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक लगानी है। बेसिक से करो, आप जितना फंडामेंटल रहोगे उतना आराम से बनेगा सवाल, बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किरचॉफ लॉ जिंदाबाद, किरचॉफ लॉ पे सट्टा लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा, सबसे इधर आए, सबसे लेफ्ट में आए, सबसे लेफ्ट में जितना खिसक सकते हैं, और आई करंट मान ली, ये आई करंट चली, ये चली, यहां के रुक गई। कितने रास्ते? 2 रास्ते हैं, पर क्यों बांटूं जब वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं, मतलब यहां तो करंट है ही नहीं, तो पूरी आई यहीं भेज दूं ना भाई। होशियारी देखो, वो खुद कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं, तो भाई मैंने पूरी आई यहां भेज दी। सर अब किरचॉफ लॉ लगा लो, चलो करंट के साथ चलो, छोटे से बड़ा +10, करंट के साथ -I इंटू आर, नीचे उतरे -I इंटू आर बराबर 0, पूरे लूप में चल गए, लूप में चले थे 0, 10 बराबर I इंटू 400 प्लस I इंटू आर। अरे सर यहां तो मैं फंस गया। क्यों बेटा, क्यों फंस गया, क्या हो गया बता? सर यहां तो 2 अननोन हो गए सर, आई भी अननोन है, आर भी अननोन, इसलिए सर फंस गया मैं। 2 अननोन है,
इसका मतलब दिमाग खुद कहेगा कि एक इक्वेशन और चाहिए। इस तरह से पढ़ा जाता है विषय कि यार इक्वेशन बनाई, फिर हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो हमें आने चाहिए लिखने कि यार अब यहां तो दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल आ गए, आई भी वेरिएबल है और इसका मतलब है एक इक्वेशन और चाहिए। क्या करूं सर, क्या करूं कि एक लूप और ले ले। सर ये वाला लूप ले लूं क्या? हाँ ले ले भाई, बाहर वाला भी लूप ले सकता है, सबसे आंसर आएंगे। सर ये वाला लूप ले लेता हूं सर। चलो बोलो करंट के साथ, चलो करंट के साथ बोलो। नीचे आ रहे हैं माइनस आई आर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा प्लस 2, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो। तो 2 बराबर आई आर, तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, 2 बटे आर। अब इस आई को उठाकर इक्वेशन ए में पुट कर दो। आई 2 बटे आर, 2 बटे आर, तो 10 में से 2 गया, 800 बटे आर कितना 100। हो गया। बहुत ट्रिक्स हैं, ये लगा दो, ये वोल्टेज आ गया, ये इसके बराबर आ गया, यहां करंट नहीं जा रही तो सेम आएगा। इतनी बातें याद ही नहीं आती, करोगे क्या? बताने में हमें दिक्कत थोड़ी ना है कि देख यहां नहीं करंट जा रही, 2 वोल्ट आ गया, ये वोल्टेज डिवीजन लगा ले, देख ये आ जाएगा, ये आ गया, और ये देखिए सवाल सॉल्व, ये हो गया। अरे सर ये तो आपने कर दिया सर, आप इतने समय से पढ़ाए तो आपको तो पता है चीजें। परीक्षा में इतनी बातें आती नहीं है, तो क्या होता है ना, एक ही तरीके से आप सोचते हो ना, और 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हमें जुगाड़ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूं, जितना फंडामेंटल रहोगे उतना रिलैक्स रहोगे और टॉपिक पे पकड़ रहेगी। और कोई भी सवाल आप करके देखिए, पेपर का पुराना, जेई मेन का, नीट का, एम्स का, सब 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि जिसमें आपको बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन करनी पड़ रही। और देखिए नीट की बात चल रही है तो एक और कर लीजिए, नीट का सवाल 2023 का, इस साल का। बहुत आसान चीजें हैं भैया, कहीं ऐसा मत परेशान होइए कि चीजें गड़बड़ हैं। दो बात इसमें पूछी थी, करंट बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस। दो ऑप्शन में दो ही बातें एक साथ ही थी। मैंने डेटा चेंज कर दिया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ओरिजिनल सवाल जब देखेंगे वो भी एक बार कर लेंगे। डेटा बदल दिया है। अप्रोच डेवलप करिए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है बेहतर? किरचॉफ लॉ, करंट मानो। सर करंट कैसे मानो? मर्जी पड़े जैसी मान। सर क्लॉक क्लॉक क्यों? सर एंटी में गलती हो जाएगी। अरे भाई कोई गलती नहीं होगी, एंटी क्लॉक ले ले। अपने कौन सा वो क्लॉक से अलग ही प्यार है, एंटी क्लॉक ले ले, कोई टेंशन नहीं है। तेरी मर्जी पड़े जैसा कर, सही कर। एंटी क्लॉक मान ली। बता दो लूप है या एक ही है? तो अरे तो सर आसान है, तो एक लूप है तो आपको दो वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल जाओ, चलो तुम बोलोगे, बोलो यहां से चलो। माइनस आई इंटू आर, ठीक है। यहां आई इंटू 1 प्लस 8 माइनस आई इंटू 1 प्लस 4 आई इंटू 1, लूप खत्म, 0। आप सोचो 10 में से 2 दिन आया है, 5 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, वो सॉल्व कर पा रहा है।
अपन तो सब बढ़िया कर लेंगे ना यार। आप सोचो, कोई पूछ लो इससे, 10 में से 2 दिन आ रहा है, फिर 3 दिन नहीं आएगा, वो कर पा रहा है, इसका मतलब आसान है मामला, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब कर लोगे यार, तुम तो रोज आ रहे हो, अपन तो ज्यादा फोड़ेंगे अच्छे से सीधा। चलो, आई 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 9, 9 10 11 12 बराबर 12। आई एक आ रहा है भाई, आई एक आ रहा है। एक पार्ट और पूछा है। अच्छा, +1 आने का क्या मतलब है? क्लॉक एंटी क्लॉक मत बोला करो, प्लस आने का एक ही मतलब होता है, जो हमने दिशा मानी है वो सही है। ये मत रटो कि क्लॉक एंटी क्लॉक, उत्तर प्लस आने का एक ही मतलब होता है, जो आपने एज्यूम किया है वो सही है। जिसने क्लॉक लिया होगा वो देख लो, उनका -1 आ रहा होगा, एंटी क्लॉक वालों का +1 आ रहा है। अब बताइए, उसने पूछा है पी और क्यू के बीच में बताओ। मैंने आपको कहा सबसे ज्यादा इंस्टा पे यही वायरल है कि नहीं, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालना। मैं बनाऊंगा भी शॉर्ट और ये बोलूंगा कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सवाल आएगा ही आएगा। कल बना के डालूंगा संडे को रील कि किन्हीं 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। पक्का आएगा, पक्का आएगा। अच्छा, इस रास्ते से जाऊं या छोटा रास्ता नीचे का? ये ज्यादा अच्छा है ना भाई, ये तो बड़े उबड़ खाबड़ पहाड़ नदी मैदान सब है, ये छोटा रास्ता है। तो किसी भी रास्ते से जाओ उत्तर तो वही आएगा, तो उस वाले रास्ते से क्यों जाएंगे भाई, नीचे वाले रास्ते से ही तुरंत भाग लो ना, एक बार में आंसर आ जाएगा। और समय हो आप ऊपर से भी करके देखो, सेम आएगा। तो होशियारी है, नीचे से भाग जाओ। वीपी माइनस आई इंटू 9 बराबर वी क्यू। ये कहलाती इंटेलिजेंसी। ऊपर का रास्ता ही चमक रहा है वैसे तो, पर ऊपर का रास्ते में देखो आप, बैटरी रेजिस्टेंस बहुत काम है, नीचे का रास्ता छोटा है। तो जहां से छोटा रास्ता है वो अपन को अपनाना चाहिए। I1, तो वीपी माइनस वी क्यू, बोलो। ये देखो 2023 के सवाल है, रोज 2 2 3 दिन कराता जाऊंगा आपको, 21 22 23, आपको आइडिया लगता रहेगा कि अरे सर बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा करेंगे। अब ईएलपी 5 निकालो, 2 ईएलपी 5 के कराता हूं कठिन। चलो, ईएलपी 5, ईएलपी 5, सवाल नंबर देखो 19, बहुत बढ़िया सवाल है, 19 नंबर। सवाल दिखने में ऊटपटांग होते हैं, पर कोई ना कोई बेटा ऐसा क्लू होता है जो सवाल को बहुत फास्ट सॉल्व कर देता है, और वो क्लू सवाल करते करते ही क्लिक करता है, और कोई जुगाड़ नहीं होते चीजों के। बड़ा सवाल है, आता नहीं है परीक्षा में, पर सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सोचने की एबिलिटी डेवलप हो कि अच्छा हाँ यार ये सोच लूंगा ना, तो जो आसान सवाल है ना वो तो तुम्हें मतलब यूं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप देखना 10 मिनट लग जाएंगे, पर ऐसी ऐसी बातें निकल कर आएंगी ना आपको खटाखट, अच्छा हाँ यार ये भी अच्छा सोच पा रहे हैं, ये बात और बढ़िया मिल गई। बना लीजिए।
पहले में करेक्शन है बस, है ना? पहले में करेक्शन करवा दिया था कि पॉइंट पहले का आंसर 4 है बस। अब देखो क्या क्या आपको हिंट मिल रहे हैं, आप देखना क्या मस्त सवाल है, इतनी बातें लग जाएंगी ना, मन खुश। बता भैया, ये 48 क्या यहां 48 जाएगा? कारण बता। पैरेलल में वोल्टेज सेम, ये दोनों पैरेलल में, देखते जाना। ये 48 यहां चुपचाप ओम्स लॉ लगा दो तो क्या करंट आ सकती है? V48 I8 6 एंपियर इसमें, ये 48 ये 24 2 एंपियर। देखो ये तीनों किस में? पैरेलल में। 60 30 20, 1/20 1/30 1/60 कितना आ रहा है? 10, ये 10। ये दोनों पैरेलल में 1/24 प्लस 1/8 कितना? 6। ये 6 आई, ये 8 2 आई, तो 6 और 2 मिलकर यहां 8, ये 8 बाहर जाएगी, ये 8 बाहर गई। ठीक है, अब देखना ऊपर से शुरू कर रहा हूं। ये 3, ये बताओ सब मिलके 10, ये 10, ये दोनों मिलकर 6 और ये 1, करंट 8, यही तो 8 आ रही होगी। सोच के बताओ, ये तीनों अब सब किस में? सीरीज। 3 10 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, ये x ये y 20, करंट 8। अब वही सबसे अच्छा तरीका, x पे खड़े हैं, vx माइनस i इंटू r, कहां पहुंच गए? y पर। 10 मिनट लग गए, पर ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। अप्रोच है वो, कितना बढ़िया क्लू मिला। ये 48 से ये 48, करंट निकाली, खट 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 पूरा सवाल ब्रेक हो गया। बोलिए। ये तीनों मिलके 10, मैंने सॉल्व नहीं किया भाई, 10 ही आ रहा है कि एक बार बता देना, मुझे नहीं पता। ये तीनों 10 हैं, ये तीनों 6 हैं। क्लियर? बढ़ूं आगे? चलो आगे आओ। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ऐसा आपको देखकर हीट ट्रांसफर में तंवर सर की भी याद आ जाएगी। तंवर सर ने भी ऐसा सवाल करा है, इस तरह का आपको हीट ट्रांसफर मिलेगा। ये देखो 3 रॉड वाला, याद आया ऐसा? और इसका क्या निकालते थे? टेम्परेचर। याद करो, बहुत फेमस सवाल है। बिल्कुल वैसा ही सवाल रेजिस्टेंस भी बनता है। ठीक है, बिल्कुल वही वैसा ही सवाल ले रहा हूं, तंवर सर की कॉपी से ही ले रहा हूं, आप भी बना लीजिए। बिल्कुल उसी प्रोफाइल का सवाल है और ये बहुत पॉपुलर है, हर बार हीट ट्रांसफर में बनता है। हीट ट्रांसफर वहां भी सर ये पूछते थे, अगर डेटा हो तो ये 90 डिग्री होता था, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, और बीच वाले का क्या पूछते थे? टेम्परेचर, जंक्शन का टेम्परेचर। ठीक है, उसी तरह का सवाल यहां बनता है। ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यहां
5 वोल्ट, यहां 20 वोल्ट, यहां 25 वोल्ट। आपसे पूछा गया है हर ब्रांच में करंट बताइए, फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। अब इस सवाल को कैसे किया जाता है, वो एक तरीका है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहलाता है। आप इस मिडिल पॉइंट पर क्या मान लें, मन से x वोल्ट। इसे कुछ किताब में कहा जाता है नोडल एनालिसिस। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही है, नाम दे रखे हैं बस, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही है, जिसे कहा जाता है KCL। मान लिया आपने इसको, क्या मान लिया, x, ये x मान लिया। अब आप देखते जाइएगा क्या होगा। करंट मान लीजिए, यहां से करंट आपने, आपकी मर्जी पड़े जहां मानिए, सारी करंट को एग्जिट होता हुआ मान लें, ये भी सही है। कुछ करंट को आता हुआ, कुछ को जाता हुआ मान लें, सबसे आंसर आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी करंट को मैंने जाता हुआ मान लिया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आएगी जाएगी, ये बात तो तय है, कुछ करंट आएंगी और कुछ करंट जाएंगी। पर अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप सारी करंट को या तो आता हुआ मान लो या सारी करंट को जाता हुआ मान लो। अब इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाओ। पहले आप बराबर आ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले बराबर आ जाओ। नोडल के 2-3 सवाल कराएंगे कि कहीं जीरो रेफरेंस मान के कैसे कैसे जल्दी सॉल्व हो जाता है सवाल, देखते जाओ। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखना भाइयों, बोर्ड पे देखना, बहुत फेमस सवाल है। अब इस पॉइंट पे मैं फर्स्ट लॉ लगा रहा हूं, बोलो नेट इनकमिंग बराबर नेट आउटगोइंग। सारी आउटगोइंग है, इनकमिंग तो जीरो है। एक एक बात समझो, कॉपी मत भरो, आराम से देखो। सर ये क्या लिख दिया, ये लिखा इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। इनकमिंग बताओ इस जंक्शन पे जीरो, सारी करंट तुमने क्या मानी है, आउटगोइंग, देख लो। अब आई क्या होता है, आई ओम्स लॉ याद करिए, V बराबर IR, तो I बराबर V बाय R। अब मन में ये सोचो और लगाते जाओ, I1 ये X, ये 20, करंट की दिशा ये है, तो बड़ा कौन, X माइनस 20 बटे R, R1 है। देख लो, मन में ये चल रहा है, डेल्टा V बटे R, अभी आएगा तो समझ में। यहां लगा I2 में, आराम से सोच, X से करंट कहां जा रही है, 25, तो पोटेंशियल डिफरेंस X माइनस 25, ये पोटेंशियल है। तुम्हें नहीं समझ में आया तो X वोल्ट बोल दो, X माइनस 25 बटे 1 प्लस ये वाला बोलो X माइनस बटे 1 बराबर 0। एलसीएम 1, X X X 3X, 25 और 5 30 और 20 50, तो 3X बराबर 50, X बराबर 50 बटे 3, उस पॉइंट का आ गया 50 बटे 3 वोल्ट। ऐसा ही सवाल वहां बनता है, वहां क्या पूछते हैं, टेम्परेचर। मोस्ट फेमस सवाल है, बॉक्स में डाल लेना, किताब में, पेपर में, पुराने पेपर में खूब दिखता है सवाल, आना चाहिए। देखते ही, मल्टीपल रिवीजन का यही तो फायदा होता है, देखते ही एकदम फ्लैश मेमोरी की तरह। फ्लैश मेमोरी का होता है जो डायग्राम्स, जो आपकी इमेजेस आपने देखी हुई हैं, वो दिमाग में छप जाती हैं। बचपन से मैं ऐसा सिखाया है कि यार हाथी बोल बोल के समझाने से अगर एक बार हाथी का डायग्राम दिखा देंगे तो वो एकदम फ्लैश मेमोरी की तरह दिमाग में सेट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं इमेजेस मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक सेट रहती है। तो आप बार बार रिपीट करोगे ना तो एकदम ऐसा पक्का हो जाता है कि हाँ भाई देखा और सवाल क्लिक कर गया। चलिए आगे बढ़े, तो 50 बटे 3 आ गया। अब मैं चित्र वापस बना रहा हूं, देखना आप, चित्र वापस बना रहा हूं, चित्र वापस बना रहा हूं। यहां का कितना आ गया, 50 बटे 3। यहां कितना था बताओ, 5। यहां कितना था, 20। यहां 25। ये 1, ये 1, ये 1। अब थोड़ा कॉमन सेंस खेलो, कॉमन सेंस खेलो। 50 बटा 3
17 होता है, 17 या 51 होता है, 17, 25 बड़ा या 17 बड़ा, 25, तो करंट 25 से चलेगी। यहां बताओ 20 बड़ा या 17 बड़ा, 20, करंट यहां से चलेगी। 17 बड़ा या 5 बड़ा, 17, ऐसे जाएगी। और होना भी चाहिए था, कुछ इनकमिंग होगी और कुछ आउटगोइंग। आपको कोई पूछेगा ये करंट बताओ, बता सकते हो ये करंट क्या होगी? 25 माइनस 50/3 बटे 1। देखो तो इस ब्रांच में आपने कौन सी करंट बोली थी? I2। खत्म। अच्छा सवाल है, फेमस। सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक सवाल और करके दिखाता हूं मैं आपको। ये ऑलरेडी किरचॉफ लॉ में करा रखा है, अब इसको एक दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं। डेटा वही ले रहा हूं ताकि आप किरचॉफ लॉ वाला आंसर तो मिल ही जाएगा। आप पन्ने पलटे आपकी कॉपी में मिल जाएगा। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है। ऑलरेडी केवीएल से क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको मैं आपको नोडल से करके दिखाता हूं। आप नोडल से करके देख रहे हैं, तो नोडल कोई भूत नहीं है। केवल नोडल नोडल बोल के ऐसापन सोचना रहे यार कोई अलग ही जादू होगा, कोई जादू नहीं है। ऑलमोस्ट उतना ही समय लगता है। कभी किसी सवाल में जल्दी समय लग जाता है, कभी बच जाता है। आप किरचॉफ से करें, किरचॉफ से करें, नोडल कुछ अलग नहीं है, वो भी किरचॉफ लॉ ही है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अब देखें कैसे करेंगे। डायग्राम बना लीजिए। ऑलरेडी केवीएल से क्लास नोट्स में सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी प्रश्न को नोडल से आपको सोचना सिखा रहा हूं कि नोडल से कैसे हैंडल किया जाता है। नोडल में क्या होता है, सबसे पहले कोई रेफरेंस वोल्ट मानिए, एक रेफरेंस चुनिए और वहां 0 वोल्ट एज्यूम कर लीजिए। आपकी इच्छा हो जहां चुन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। जैसे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, एमजीएच वाला, तो हर टीचर यही तो बोलता है तेरी मर्जी पढ़े जहां मान ले। सामान्यतः अपन कहां मानते हैं? ग्राउंड पर 0 वोल्ट मान लेते हैं सामान्यतः, बाकी कहीं भी मानो कोई टेंशन नहीं। मैंने यहां मान लिया 0। अब सभी लोग बोर्ड पे देखें, नहीं तो ऊपर से हवा हवाई हो जाएगा। बोर्ड पे देखें, ये माना 0, कहीं भी मान लें। अब सोचो ये 0 है, क्या ये 0 होगा क्या? नहीं यार, रेजिस्टेंस में तो अपन कूद नहीं सकते। ये 0 कनेक्टिंग है, ये 0। क्या यहां से ऊपर भाग सकते हैं? नहीं यार, यहां से नहीं सर। यहां मैंने मन से मान लिया x वोल्ट, ये x। बिल्कुल वही सवाल चालू हो गया अभी लास्ट वाला। वहां 0 मानने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी तीनों जगह वोल्ट दे रखा था। आपने बीच में क्या मान लिया? x। यहां भी वही है, x मान लिया। बताओ क्या करोगे? वहां क्या कहता? सारी करंट को जाता हुआ मान लिया। ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3। हेलो, सोचो आराम से, फिर आगे बढ़ता हूं। अब बताइए वहां क्या लगाएंगे? किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होगा, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होगा।
तो उस पॉइंट पे जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग। बताइए किरचॉफ लॉ कैसे लिखेंगे, केसीएल। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अब करंट लिखने में दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ कैसे कैसे कौन सी करंट लिख पाओगे? I2 लिख सकते हो क्या आराम से? बात करो I2 उस सिरे पर x, इस सिरे पर, तो I2 क्या होगा? सोच मन में क्या चल रहा है? डेल्टा V बाय, तो डेल्टा V बाय आर x माइनस 0 बटे, देखो I2 ओके है क्या? I2 ओके है क्या? कुछ हवा नहीं लग रही सर। अरे ओम्स लॉ तो बोल, कुछ तो बोल तो सही सर। V बराबर IR सर, ओम्स सर V बराबर IR, तो I कितना होगा? V बाय आर, V नहीं होता डेल V बटे R। इन दो सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 बटे R। सर सब मेरे प्यारे बच्चे हो तुम। चलो अब हवा ऊपर से जानी है, ध्यान से देखना, सुनना सुनना। ये x है, आगे चले, छोटे से बड़ा फायदा, यहां आएगा x प्लस 5। याद करो, उधर x था तो 5 रुपए का फायदा हुआ तो कितना हुआ? x प्लस 5। अब इस वाले पे सुनना, बताना, एक सिरे पर x प्लस 5, एक सिरे पर 0, x प्लस 5 माइनस 0 बटे r। कई तो यही निर्णय ले चुके, यही ठीक था। ये सही था भाई, वही सही है, वही सही है, पर आना चाहिए, नहीं तो क्या हो। पिछले साल तो नोडल कराया था, सवाल ऐसे बनते थे, बनते पिछली बार भी नहीं थे, क्योंकि इस बार नहीं बने ना, इसलिए ऐसे बनते थे। सर ने तो नोडल ही नहीं पढ़ाया, इसलिए पढ़ाना जरूरी होता है। कुछ सवाल में बहुत फास्ट हो जाता है, बाकी तो मेहनत तो सब जगह करनी पड़ेगी, कोई ऐसा बहुत जुगाड़ नहीं है। इस वाले में बताओ, ये मैंने I1 लिख दी, यहां लिखना चाहिए था मुझे। नहीं कोई बात नहीं, तुम बाद में पढ़ोगे कैसे, ऐसे कोई बात थोड़ी ना होती है। क्या बात कर दी तुमने, है? यहाँ x प्लस 5 माइनस 0 बटे 1, ये I1 है, ये I2 है। अब I3 बता दो, एक कैडबरी I3 बता दो, 5 स्टार। सुनो सुन लो, ये दोनों सीरीज में होंगे, तो इस 1 को हटाकर यहां 2 कर दूं, ठीक है। ये x यहां है, बड़े से छोटा नुकसान x माइनस 10। अब इसके किनारों पे देख लो, x माइनस 10 माइनस 0 बटे 2। थोड़ा सा एक बार अटपटा लगेगा, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। सॉल्व करो, तो ऑनलाइन वाले काफी बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया, वेरी गुड। x कितना आया बताइए, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। x 0 आ गया, 0 थोड़ी ना आएगा। अपन ने वो डायग्राम सही बनाया के देखा तो सवाल, एक बार देखना, वो सब वैल्यू सही लिखी है क्या, कॉपी का ही सवाल है। अच्छा उसमें भी 0 ही आ रहा था आंसर, सेल गलत बनाया मैंने। 10 1 1 1 5, देखो भी कॉपी का ही सवाल है, सही है, ठीक है, फिर तो वही आंसर आएंगे फिर तो क्या। बस आप डायग्राम देख लो, डायग्राम सही है ना,
आंसर सही आएगा। फिजिक्स में तो कोई गलती है ही नहीं ना, फिजिक्स में कोई गलती नहीं, डायग्राम सही होना चाहिए बस, तभी तो मैच कर पाएंगे ना। तो सब लोग कह रहे हैं एक्स जीरो आ रहा है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ तो जीरो आ रहा है क्या? जिगर कह रहे हैं एक्स जीरो आ रहा है, आशुतोष, श्रेया, राशिद, अनिरुद्ध, सौम्या, अभिराज, अभिषेक, अनुराग, श्रेयांश, इतने तुम आते क्यों नहीं रहे ऑफलाइन हैं? आकाश, अभिराज, चलो तो x कितना आ गया? जीरो। अब x जीरो आ गया, अब आप किसी भी ब्रांच की करंट निकाल सकते हो। सुन के बताना, यहां जीरो आ गया, यहां जीरो आ गया, बताओ इस ब्रांच में करंट जाएगी क्या? क्यों नहीं जाएगी बताओ? ऊपर भी जीरो, बीच वाले में जीरो है, वहां क्या आंसर आ रहा था? बीच वाले में जीरो आ रहा था उसमें, ठीक है। इस वाले में बता सकते हो, यहां जीरो प्लस 5, 5 जीरो, तो 5/1, इधर 5 एम्पियर जाएगी, 5 आ रहा होगा वहां भी, देखो क्या बात क्लियर हुई? एक और करके दिखाओ सब, थोड़ा सा भी कच्चा पक्का लग रहा है, लगाना x ही है बस, एक और करके देखो। x की वैल्यू जीरो आ रही है भाई, चलो एक और करके देखते हैं। वो क्या सवाल धीरे धीरे करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि यार नोडल से कुछ सवाल आसान भी हो जाते हैं, सोचना भी आ जाता है। चलो 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 वोल्ट। चलो भाइयों देखना बोर्ड पर, बढ़िया हो जाएगा ये सवाल नोडल से, एक लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। कई सवाल तो नोडल से बहुत जल्दी हो जाते हैं। करंट थ्रू 12 ओम, पर मैं आपको फिर बताता हूं कि बहुत ज्यादा अपन को फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक किरचॉफ लॉ से नोडल से करोगे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप, कहीं रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट मानो, एक ही जगह मानते, कई बच्चे 005 जगह मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना रे, एक जगह होता है, जमीन पे भी पोटेंशियल जीरो, छत पे भी जीरो, ब्लॉक रखा है, ऐसे तो ना सॉल्व होगा। रेफरेंस एक जगह माना जाता है, 5 जगह जीरो मान ले, सर मेरा नंबर, चलो कहीं जीरो एज्यूम कर लो, कहां करें बोलो? इधर करें, कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं। ये जीरो, ये जीरो, अब आप देखना सवाल कैसा मतलब मस्त है, कुछ करना ही पड़ेगा। ये जीरो, सुनना बोर्ड पे देखना, यहां से आगे बढ़ो मस्ती से, छोटे से बड़ा 5, 5 कब आएगा? यहां कितना? 5, यहां आओ, छोटे से बड़ा 5, ये 5, ये भी 5, ये 5, ये भी 5, इस 12 ओम में इधर भी 5, इधर भी 5, नो करंट, आंसर आ गया, नो करंट इन 12 ओम। क्यों नहीं आया बताइए? क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल जीरो है। अच्छा इनमें निकालना पड़ता तो यहां क्या मान लू मैं? x, अब यहां भी निकाल लेते हैं अपने, क्या आंसर तो आ गया, समय है, इन सब ब्रांच में निकाल के देख लेते हैं, बताओ कैसे करें। यहां I1 मान लो, यहां I2, यहां I3, अपना तो आंसर आ चुका है, पर अपन चाहते हैं कि टाइम है, ऊपर भी करके देख लेते हैं। अब आप खुद लगाओगे इस पॉइंट पर, पेन चलाओ, काटा कुटा होगा तभी तो रटेगा, इस पॉइंट पर लगाओ, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, एक बार लगाओ, कोशिश करो, कोशिश करो एक्स निकालने की। उत्तर तो आ चुका है जीरो,
कितना बोलो? आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। घर जाके सोचो, I1 बोलो, I1 इस सिरे पर x, इस सिरे पर 5, x माइनस 5 बटे 5। I2 ऊपर x नीचे 0, x माइनस 0 बटे 10। क्या बोलो? x माइनस 5 बटे, खत्म। एलसीएम ले लो, x आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। सोचो 4 आ गया, अब तो आप राजा हो, किसी भी ब्रांच की करंट निकाल सकते हो, किसी भी ब्रांच की, क्योंकि हर किनारे किनारे पर आपको वोल्टेज पता चल गए, हर किनारे पर वोल्टेज पता चल गए। बोलिए, क्लियर है क्या? आज ELP 5 फिर करो, जो अटके हुए हैं। रोज तुम थोड़े से शार्प होते जा रहे हो, आज एक नई बात सीख ली, कुछ और बातें एज्यूम करी, तो रोज शार्प होते जा रहे हो। जो तुम्हारे फंस रहे हैं उनको वापस करो। 6 नंबर अपन तभी देंगे जब पूरी स्मूथ हो जाएगी ELP। अब देखो 5 के तुम्हारे कुछ अटके हुए थे, सॉल्व हो गए। अब जो और अटके उनको वापस देखो, कल वो डाउट बताऊंगा। तो धीरे धीरे रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, एकदम से सॉल्व नहीं होती, बार बार उन सवालों को फिर से अटेम्प्ट करना पड़ता है। चलो हैंड डालो, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज लिखो, मीटर ब्रिज। इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to calculate the value of unknown resistance, ठीक है। दूसरा पॉइंट, it is based on the principle of Valence Wheatstone bridge. It is based on the principle of balanced Wheatstone bridge. तीसरा पॉइंट लिखिए, the length of the wire used in meter bridge is 1 meter long. 1 meter long, ब्रैकेट में लिखिए 100 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट लिखिए, if the position of galvanometer and battery are interchanged, then balancing length does not change। अभी सारी बातें बताऊंगा, ये सब सवाल लिखा रहा हूं थ्योरेटिकल। बैलेंसिंग लेंथ डज नॉट चेंज। अगला पॉइंट लिखिए, if radius of the meter bridge wire is doubled, then balancing length does not change। चलो अब
अब ये सारी बातें समझाता हूं, और चूंकि ये प्रैक्टिकल भी है और इस बार प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं और कुछ ऑलरेडी वो सब अपने सिलेबस में जहां जहां है हम पढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप्स हैं, देखा आपने रियलिस्टिक में मीटर ब्रिज होता है, ऐसे लकड़ी का तख्ता होता है, उस पर पूरा बेस्ड होता है। और ये वायर है जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया है ए और बी के बीच में, ये है वायर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। ये मेटल के स्ट्रिप है कॉपर के, और यहां लगाया आपने एक आर, यहां लगाया एक एस, ये अननोन होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, मेटल की होती है, इसे बोलते हैं लेफ्ट गैप। कभी कभार सवालों में ऐसे लिखा रहता है लेफ्ट गैप, ये गैप है जहां पर रेजिस्टेंस लगाया है, इसे क्या बोलते हैं? राइट गैप। ये जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया और वापिस इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये कौन है? ये पोटेंशियोमीटर वायर, क्या मीटर ब्रिज वायर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ये आपने लगा दी साहब एक बैटरी, और एक लगाया गैल्वेनोमीटर। माना ये बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है? इस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है? 0। तो कभी कभार ये भी कहा जाता है नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ही 0 है। सवाल तो बहुत आसान आता है इसका, रेशियो लेते ही आंसर, पर एक बार पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग की फीलिंग आनी चाहिए। अब आशीष सर ये व्हीट स्टोन कैसे दिख रहा है? मैं तो दिख ही नहीं रहा, आपने तो चश्मा भी लगा रखा है, मुझे तो व्हीट स्टोन दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसको क्या करता हूं? रीड्रॉ करता हूं, और रीड्रॉ टेक्निक से ही अपने आप क्या बन जाएगा? व्हीट स्टोन। वो देखते हैं अपन। लेट तो नहीं करोगे? नहीं, 130 बिल्कुल। मन में विचार बहुत आते हैं, पढ़ाई ये तो रोज का ही है, लेट तो नहीं करोगे? 130। दिमाग बहुत दिशाओं में सोचता है भाई, मतलब दिमाग अलग ही है, मतलब आप अपना ह्यूमन का जो होता है ना, मतलब अनलिमिटेड सोचता है। चलिए अब क्या करें, इसको व्हीट स्टोन में बना के देखते हैं सर कैसे बनेगा। अभी सभी लोग बोर्ड पे देखना, आपको बातें समझ में आएंगी। ये ए और बी मैंने आपको कहा हमेशा किनारे साइड में बनाए जाते हैं। अब सुनते जाना, ये ए है, क्या ये भी ए होगा? सीधा है। ये बी है, ये भी बी होगा। तो बैटरी बता किसके बीच में? ए और बी। तो देख ए और बी के बीच में बैटरी, जो ये कहेगा मैं वही बनाऊंगा, अपने मन से नहीं बनाऊंगा। ये ए है तो बता ये भी ए होगा क्या? ये कैसे हो गया यार? कॉपर है भैया, मेटल है, कंडक्टिंग है, याद करिए। इक्यू पोटेंशियल होता है, याद करिए मेटल। ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी। क्या ये भी बी? नहीं सर, बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना। ओके, तो कुछ नया मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो ये भी क्यू होगा, ये भी क्यू होगा। बोलो, नहीं आ रहा समझ? अब बताओ ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में? ईमानदारी से बताना, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में? ए और क्यू, ए और क्यू। ये वाला बताना ईमानदारी से, क्यू और बी, क्यू और बी। ये वाला बताओ, ये कोई नया पॉइंट मान लिया पी। ये वाला वायर बताओ, ए और पी, ये ए और पी। ये वायर की लंबाई है एल, माना इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है सिग्मा। सिग्मा क्या मान लिया? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है बताओ? यूनिट लेंथ में आने वाला रेजिस्टेंस सिग्मा। तो एल लंबाई का सिग्मा एल। सिग्मा सिग्मा कट जाता है, पर आप सोचो ना, यहां हम ओम ओम लिख रहे हैं तो यहां लंबाई कैसे लिखेंगे? यहां भी तो रेजिस्टेंस आना चाहिए। इसका बताओ कितना होगा? 100 माइनस एल इंटू सिग्मा। शायद आपको फील आ रही हो। गैल्वेनोमीटर बताओ किसके बीच में? क्यू और दूसरा सिरा पी, पी और क्यू के बीच में गैल्वेनोमीटर।
देखिए आप, था वो मीटर ब्रिज पर बन क्या गया, व्हीटस्टोन। तो ये अपने आप में एक सवाल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। अगर गैल्वेटोन में डिफ्लेक्शन जीरो है, चिल्लाओ, अगर डिफ्लेक्शन जीरो है तो रेशियो बराबर होना चाहिए। बोलो, आर बटे सिग्मा एल बराबर एस बटे 100 माइनस एल इंटू सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा, तो आर बटे एल बराबर एस बटे 100 माइनस एल। एस चाहिए था 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। अब मजे की बात है, ये सब बकवास है, कुछ भी जरूरत पेपर में कैसे करेंगे पता है, सीधा रेशियो खेलो, एक बार में वही आंसर आएगा। रेशियो बोलो, रेशियो आर आर बटे एल बराबर एस बटे, देखो वही बन गया सीधा, आर बटे एल बराबर एस बटे 100। ये कोई तामझाम की जरूरत नहीं है, सीधा परीक्षा में रेशियो रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो, बस आर बटे एल बराबर एस। और ना इसे रटना है ना ही इसे फॉर्मूले को रटें, बस पेपर में तरीका समझ लें कि अपन को तो क्या लेना है, रेशियो रेशियो। अब आईआईटी में एक बार सवाल आया एडवांस में कि यार इस रेजिस्टेंस को, इस वायर को मोटा कर दो डबल रेडियस का। सोच, डबल रेशियो से क्या इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा? अरे हाँ यार, रेडियस तो बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है, पर यार ये दोनों तरफ कटेगा ना। मान ली रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, तो यहां भी 1/4, यहां भी 1/4, वो रेशियो में कैंसिल होगा। देखो चौथा पॉइंट आईआईटी एडवांस का सवाल है, वो आईआईटी एडवांस का सवाल है। अगर आप मीटर ब्रिज की वायर की रेडियस को डबल भी कर दो तो अभी बैलेंसिंग लेंथ में कोई फर्क, हाँ रेडियस चेंज करने से रेजिस्टेंस बदलेगा, पर इधर और इधर दोनों तरफ बदलेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए वो स्टार पॉइंट है, पूछा जा सकता है। हाँ जी, हाँ होता है ना, तो ये बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए यहां पर एक करेक्शंस आते हैं, उन करेक्शंस को बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। तो जो एग्जैक्ट आता है ये तो हमने आइडियल मान के लिया है, पर वास्तव में ऐसा आइडियल होता नहीं है। वहां पे कोने में जो करेक्शन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। जैसे अपन सोलेनॉइड में बोलते थे कि यार सोलेनॉइड तो बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करनी चाहिए, पर किनारों किनारों पर जो फील्ड होती है वो बिल्कुल आइडियल नहीं होती। बोलिए, क्या बात क्लियर है क्या? टाइम बच गया यार, अभी तो मेरी घड़ी में तो नहीं हुए 31। एक क्वेश्चन भी तो था, हाँ एक क्वेश्चन भी था, यस एक क्वेश्चन जिसका आंसर 220 ओम है। लिखो लिखो, इन द गिवन सिचुएशन 220, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस 220। सब मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। अब देखो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा खेलो। सर्किट डरावना दिखेगा पर अपन को कॉन्फिडेंस में रहना है। रेशियो रेशियो खेलो। अब यहां एक बात आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो सवाल फंस जाएगा। मीटर ब्रिज की वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर, नहीं तो सवाल में फंस जाओगे। मीटर ब्रिज में वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। अगर ये बात नहीं याद आएगी तो रेशियो कैसे लोगे? अब बताओ, 55 बटे 20 बराबर आर बटे, ये कितना बचा, 80, ये 4, कितना, 200।
बोलिए। कल खत्म कर दूंगा चैप्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पावर डिसिपेशन। फिर कैपेसिटर शुरू करेंगे। आज ईएलपी नंबर 4-5 को फिर से करना है। कल फिर बताऊंगा जो जो सवाल अटके हुए हैं सब बता दूंगा क्लास में। उसके बाद ही ईएलपी नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसकी ईएलपी?